ऐसी क्या वजहें बनी कि आपको पार्टी चेंज करने पर मजबूर होना पड़ा? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं पार्टी का कौन सा प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट नहीं टू द माई बेस्ट कैपेबिलिटी मैंने एग्जीक्यूट किया है? किसी काका के कहने से टिकट कट जाएगी तो बात चलेगी। तो ये कस्बा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में ये खट्टे रिश्तों की कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, राम सिंह कस्बा जी की टिकट कटाने का शौक पड़ा था 2014 के अंदर। मैं सांसद हूँ, मेरे पिताजी सांसद रहे। क्या बात है, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? और आप तेज तेज बोल के किसी की आवाज दबा नहीं सकते। मेरी तो स्पेशली दबा नहीं सकते। काम जो कर रहा है खराब कैसे करना है वो हमारे काका जी को पक्का पता है। बचपन कैसा रहा, स्कूलिंग कैसी रही आपकी? क्या वो वाले अनुभव है जो दादाजी किस्से कहानियां सुनाते थे? देखिए, दादा मेरे बहुत विजनरी लीडर थे। आपके दादा ने को भी आंदोलन करना पड़ा और आपको भी किसानों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। आजादी के 75 साल बाद किसानों की ये स्थिति। क्या बात है, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? 3.5 दशक से आपका परिवार चूरू पर राज कर रहा है। हम राज वर्ड अच्छा नहीं है, आप ये कहिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जाट राजनीति के नए क्षत्रप के तौर पर अनुमान बेनीवाल राहुल कस्वा और कस्वा परिवार जाट पॉलिटिक्स के एक नए पावर सेंटर के तौर पर देखा जाए। कोई ये कह दे कि भी एमपी कोटे से मैंने कभी किसी की कप चाय भी पी हो तो फिर आप कांग्रेस में जाने की भी हिम्मत नहीं करते। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा एज अ नए लीडर के तौर पर जो तिलिस्म क्रिएट हुआ था वो टूट चुका है क्या? आज परफॉर्मेंस जीरो है आपकी। आप एक म्युनिसिपैलिटी में भी आप चले जाकर बता दो कि भाई राजस्थान की इस म्युनिसिपैलिटी में पिछले 1 साल से बजट आया कि नहीं आया। भजन लाल सरकार का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय 1 साल पूरा हो रहा है। 10 में से कितने नंबर देंगे? तो मैं तो कोई भी नंबर देना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। बेस्ट इन राजस्थान भी कुछ नहीं है, कट कॉपी पेस्ट है। वो रिजल्ट निकल के आने वाला है। और क्या सचिन पायलट को 2013-14 की तरह वापस कमान आपके हिसाब से देनी चाहिए? और बहुत सी ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जो इस पब्लिक और लीडरशिप के कनेक्ट को खत्म करना चाहती हैं। एमडी नायला ने रोचक सवाल किया है कि बीजेपी छोड़ दी, क्या आरएसएस भी छोड़ दी है? तो गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस हरीश चौधरी में कौन बेहतर है? वसुंधरा राजे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे पूरा परिवार उनकी बहुत इज्जत करता है। वो राजकुमार रोह अच्छा है, यंग है और पैशनेट है अपने काम के लिए। रविंद्र सिंह भाटी यंग है और भजन लाल शर्मा। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हम राजस्थान की अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात करते हैं, उनसे आपसे जुड़े और आपके द्वारा पूछे हुए सवाल पूछते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ चूरू सांसद राहुल कस्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दिसंबर का महीना वैसे दिल्ली के लिए काफी कड़ाके की ठंड वाला महीना होता है, लेकिन सियासत की एक खूबसूरती ये भी है कि इस ठंड में भी सियासी पारा हर साल शीतकालीन सत्र के दौरान हाई रहता है। आप कांग्रेस में आए 11 मार्च को 9 महीने पूरे हो गए हैं। ये नई सियासी पारी कैसी लग रही है? देखिए, जैसी परिस्थितियां रही और जिन परिस्थितियों में हमने अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा फैसला लिया, जनता के और अपने लोगों के आशीर्वाद के साथ लिया, उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी और जनता ने अपना आशीर्वाद देके चूरू से लोकसभा से तीसरी बार सांसद बना के भेजा है। एक थॉट ऑफ पॉलिटिक्स मेरे फैमिली की रही है। हम डेवलपमेंट पे फोकस ज़्यादा करते हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारी राजनीति रही है। कनेक्ट विद द पीपल हमारा यूएसपी रहा है हमेशा, और उसी को तहत हमने इन 9 महीने के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर आने के बाद उस परिवार का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अपना सदस्य बनाया है और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। हम मेहनत कर रहे हैं, अपने विजन को लेकर चले हैं। चूरू लोकसभा के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कहाँ हमें क्या काम करने हैं। सरकारें आती हैं, सरकार चल जाती हैं, जो भी सरकार होती है उस सरकार की क्या नीतियों का लाभ मेरे लोकसभा क्षेत्र को मिले, उसी मकसद से दिन रात काम करते हैं। मेरे पिता श्री राम सिंह जी की थोड़ी तबीयत ख़राब चलती है इस समय पर, तो इसलिए पब्लिक के बीच में आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। कोशिश करते हैं कि हर लोगों तक पहुँचे, सुख दुख में शामिल हों। आपने पिताजी के स्वास्थ्य का जिक्र किया। जब हम इंटरव्यू से पहले लोगों से सवाल पूछ रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति का ये ओपिनियन आया था कि अब तक जो आपकी राजनीतिक पारी रही है उस पर आपके पिताजी और माताजी के संपर्कों का बड़ा असर रहा है, लेकिन अब जो यहाँ से आगे की आपको यात्रा तय करनी है वो अपने संपर्कों और अपनी मेहनत से करनी पड़ेगी। देखिए, एक लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं कि अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो 300 किलोमीटर लंबी लोकसभा क्षेत्र हो जाती हैं। एक सांसद के रूप में अकेले व्यक्ति को इतना बड़ा एरिया कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए पूरी फैमिली का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। फादर थे, मदर हैं और हम तीनों ही हम लगते थे पिछले साल तक, पर इस साल उनकी तबीयत खराब रही तो मदर भी घर से बाहर निकल नहीं सकती। सही है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका अकेले को। अब कल की तारीख में ही मैं सुबह में सालासर में था, दिन में मैं सुजानगढ़ रहा, फिर मैं शाम तक रतनगढ़ पहुंचा, फिर मैं चूरू गया, रात को मैं नौहर था और मैंने रात को 2 बजे की ट्रेन पकड़ी है। तो एक ही दिन में मैं एक ही लोकसभा के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया। तो मेहनत करनी है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेले के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि फैमिली, अब मेरे अंकल हैं वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, क्योंकि शादी में जाना, सुख में दुख में शामिल होना हमारे लोगों की एक चाहत भी होती है और लोग हमारे जाते भी हैं। तो अब मेरे अंकल और हम मिलकर कोशिश करते हैं कि हम इसको हमने पूरा सुना करें। है कि इस लंबी यात्रा में आप थकान से इतने परेशान हो जाते हैं कि आप यात्रा को तो छोटा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि यात्रा इससे भी ज़्यादा हो सके। अब देखिए 15-15, 16-16 घंटे हम रोड पे रहते हैं और इतना दिन के देर की सिटिंग में भी बैक एक प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर बैक में। तो कोशिश रहती है कि अच्छा व्हीकल हो, सेफ भी हो और डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद में बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो मेरी इच्छा हमेशा से रही है और कोशिश रखते हैं, ठीक है, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि आपको, कि इतना ट्रैवलिंग है और हाईवेज पर चलते हो, कच्ची सड़कें भी आ जाती हैं। तो यस, फादर का भी हमारी प्रॉब्लम एक गाड़ी के अंदर बैठने से ही हुई और हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया रीढ़ की हड्डी में, बहुत प्रॉब्लम रही, 1.5 साल से आज बेड पे ही हैं। तो दिक्कतें आती हैं, इसलिए मेरा ज़रूर मानना है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक एक्सपेंडिचर नहीं है। चलिए, एक सांसद के तौर पर आपकी ये तीसरी पारी है, 2 पारियां बीजेपी के साथ रही। दिल्ली में आलाकमान को हैंडल करना, पार्टी पॉलिटिक्स का जो इन्वायरमेंट होता है, वो बीजेपी और कांग्रेस के इन्वायरमेंट में आपको क्या फर्क नजर आया? देखिए, मैंने इतना तो एज ए सांसद जब आपको अपने इश्यूज पार्टी के सामने रखते होते हैं, पार्टी की मीटिंग्स में अपनी बात रखनी होती है, उस हिसाब से देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक कल्चर है कि आप अपनी बात रख सकते हो, सुनते भी हैं और आगे से ये बात कई बार लीडरशिप से सुनने को मिलती है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। ये तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात को रख सकते हो, जो भी कहना चाहते हो या जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी हो, चाहे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट में हो, चाहे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे लीडर ऑफ द जो हमारे एलओपी हैं राहुल गांधी जी, आप इजी टू अप्रोच हैं और आप इजीली अपनी बात कह सकते हो। ये चीज़ तो मैंने बहुत महसूस करी कांग्रेस में आकर कि टॉकिंग टू योर लीडरशिप एक इशू नहीं है, इस कंफर्टेबल जोन में हो आप और आप आराम से अपनी बात कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप बातें राहुल कसवा राहुल गांधी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कुल मिलाकर? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कंफर्टेबल से भी ज़्यादा फील महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरा थॉट ऑफ पॉलिटिक्स है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से मैं काम करने के प्रति दिमाग मेरा रहता है, उसमें जहाँ मुझे कोई बात लगती है कि सर अपने को इस बात पे दिमाग लगाना है, इस बात पे फोकस होना चाहिए, तो मैं इजी है मेरे को वहाँ पहुँच के अपनी बात कहने के लिए। चलिए, 3.5 दशक पर चूरू पर आपकी परिवार का राज रहा। 1991 में राम सिंह कसवा जी पहली बार सांसद बने, उसके बाद में 96 और 98 का चुनाव वो नहीं जीत पाए, लेकिन 98 में विधायक बन गए थे। उससे पहले 80 से 85 आपके दादाजी विधायक रहे। 91 से बीजेपी के साथ यात्रा, 2024 तक 3.5 दशक की यात्रा, 8 बार करीब आपके परिवार को टिकट मिला वहां से। 2 बार पिताजी हारे लेकिन टिकट नहीं कटा। लेकिन 3.5 दशक के बाद पार्टी ने एक बार टिकट काट लिया, तो सिर्फ ये तो वजह नहीं हो सकती टिकट करना, ऐसी क्या वजह बनी कि आपको पार्टी चेंज करने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, मैंने, आपको पता भी होगा कि मैंने जब 1 तारीख तक तो मैं मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था। देखिए जी, पॉलिटिक्स में 2-3 चीज़ें मैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर्स मानता हूँ। एक, आपका कनेक्ट विद द पीपल कैसा है, और सेकंड है कि आप कितने हॉनेस्टी के साथ में अपना काम कर रहे हो। मेरे को लगता था कि वो दोनों पिलर्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इतना लंबा सफ़र पब्लिक साथ देती है बार बार, तो कुछ ना कुछ तो आपकी वे ऑफ पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस होगी। मैं जो मेरा काम कर रहा था, मेरे फादर मदर हम तीनों पब्लिक में भी थे, हमने ईमानदारी से अपने काम को निभाया हमेशा। 20,000 करोड़ से ऊपर की हम इन्वेस्टमेंट चूरू में लेके आए थे और मैं एक एक्टिव पॉलिटिशियन की तरह, सांसद की तरह मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को भी रेज कर रहा था
और हर जगह मैं पहुंच रहा था जहां मुझे पहुंचना चाहिए। इसलिए पार्टी ने जब फैसला लिया तब मैंने ट्वीट भी यही किया था कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैं निष्ठावान नहीं था, क्या मैं पार्टी का कौन सा प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट नहीं टू द माई बेस्ट कैपेबिलिटी मैंने एग्जीक्यूट किया है। ऐसे कई प्रोग्राम्स में जब पीएम साहब हों, चाहे हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हों, जहाँ पर भी ऐसी कहीं बैठ के बातचीत हुई तो हमारा परफॉर्मेंस को कभी भी ऐसा नहीं कि सराहाया नहीं गया हो। तो ऐसे के अंदर जब एक व्यक्ति सोचता तो ये है कि कसूर क्या क्या गलती रही होगी अपनी, और मैंने पूछा भी था मेरे पार्टी से कि मेरी गलती बताइए, मैं उस गलती पे इम्प्रूवमेंट करूंगा और इम्प्रूवमेंट करके दोबारा आऊँगा। किसी काका के कहने से टिकट कट जाएगी तो बात चलेगी नहीं। आप जब तक पार्टी में थे तब भी आप ये दावा करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा स्कीम्स को मैं अपने इलाके में ले गया, और अगर बीजेपी की टॉप परफॉर्मिंग एमपीज में भी काउंट होऊंगा तो सेंट्रल की स्कीम्स को अपने क्षेत्र में इंप्लीमेंट करने में मैं रहा। तो क्या ये फीडबैक आलाकमान तक नहीं पहुंचा? अब पता नहीं जी, मैंने या कौन सा फीडबैक वहां पहुंच गया? मुझे लगता है काका का फीडबैक ज़्यादा पहुंचा होगा। काका ने मिसगाइड किया है, और पहली बार देखा हमने इतने सालों की हम बीजेपी में रहे। आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब मेरे फादर को लेके आए थे, हमेशा उनसे पूछ के बातें होती थी, जिले में फैसले लिए जाते थे। अब ये ऐसा 5 साल का समय रहा जिसमें न तो स्टेट के प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय ने कभी बात करने की कोशिश करी, न पार्टी का कई प्लेटफॉर्म बना। एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अपना पूरे सिस्टम को मिसयूज़ किया। हमें पता ही नहीं चला कि क्या इशू है। अगर कोई कारण है तो अब बताना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है वहाँ फैसले हमेशा गलत होते हैं, और उसका जीता जागता फैसला चूरू की लोकसभा की सीट है। चूरू और शेखावाटी से बाहर के लोग सुन रहे हैं, उनको काका किनका? काका तो राजेंद्र राठौड़ हैं, राठौड़ साहब हैं, हमारे चूरू के विधायक रह चुके हैं। उनके एक अलग किस्म की प्रॉब्लम रहती है, किस बात की रहती है वो आज तक न पब्लिक को बता पाए हैं कि क्यों उनको राम सिंह कसवां जी की टिकट कटाने का शौक पड़ा था 2014 के अंदर, क्यों वो 2014 में भी राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। बिल्कुल, वो हमेशा उनके मैंने ये बात कई बार कही है कि कोई भी पत्रकार महोदय, एक आम पब्लिक फील्ड में जाके पता कर ले। 2014 में फादर 4 टर्म एमपी पूरी तक कर चुके थे, उनकी टिकट कटाने पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। पार्टी ने फैसला लिया, वसुंधरा जी हमारी लीडर थी, उन्होंने फादर की टिकट को बजाय मुझे टिकट देना पसंद किया। 19 में फिर वो इशू था, पहली लिस्ट 16 एमपीओ की आई थी, जो सब के सब रिपीट हुए थे। मेरी नाम लास्ट की लिस्ट में आया था 2019 के अंदर भी, वही 2024 में रहा। हमेशा से उनका कारण रहा है किस कारण से टिकट कटवाना चाहते हैं, क्योंकि न तो मुझे कभी चुनाव लड़ना था विधायक का, और न कभी चुनाव लड़ना था उनको एमपी का। तो पर्सनल ग्रजेस क्या है उनकी, क्या पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, वो तो वही बता पाएंगे। चूरू की जनता ही नहीं, पूरे राजस्थान जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या थी आपको, अब तो बताइए। आपके पिताजी ने शायद बलराम जाखड़ जैसे सीनियर कांग्रेसी नेताओं को भी चूरू में चुनाव हरवाया। राजेंद्र राठौड़ के साथ आप कह रहे 2014 में भी उन्होंने टिकट कटवाने की कोशिश की, पिताजी का टिकट कटवाकर मुझे एक नए चेहरे के तौर पर उतारा, 2019 में भी कटवाने की कोशिश की। तो ये कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में ये खट्टे रिश्तों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, इसके बारे में मैंने तो आपको बताया कि पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल एक इनसिक्योरिटी किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं होता। मेरे फादर और मेरी मदर ने कंटिन्यूस साथ साथ पॉलिटिक्स करी है। मदर ने इलेक्शन कंटेस्ट किया एमपी का, एमएलए का हमेशा, फादर ने एमपी का किया है। और हमने फर्स्ट इलेक्शन 1977 में कंटेस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने। 91 में आके हमने 23 साल बाद में बीजेपी ज्वाइन करी थी, वो भी भैरव सिंह शेखावत साहब ने ज्वाइन करवाई थी। तो हमारी फैमिली ने 11 से 12 चुनाव एमएलए के लड़े हैं और 9 इलेक्शन हमने एमपी के लड़े हैं। ये हमारा पॉलिटिकल, हमारी फैमिली ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। घर का हर एक मेंबर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, पब्लिक में रहता है। ऐसे के अंदर अब ये जो क्या उनको इनसिक्योरिटी हुई है, क्या उनको ऐसे ज़िंदगी में ऐसा उनका हो गया कि जिनके साथ में वो हमेशा रहे क्यों नाराज़ हुए। और मैं तो हमेशा कहा उनकी कंपनी, उनकी थॉट, उनकी जो मानसिकता है, मैंने इसलिए नहीं कहा था सामंतवादी सोच की मानसिकता रखते हैं वो, इसलिए मैंने बात इलेक्शन टाइम पे भी कही थी। मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ, क्योंकि क्या बात है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमेशा आपको अपनी चलानी, लोगों को दबा के रखना, आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग आपको पसंद आते हैं, साथ बिठाने में आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो गुलामी तो हट चुकी है देश के अंदर से, 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं। तो हम सब साथ हैं, बराबर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार और अपने हकों को जानते हैं। ये तो उनको ही बताना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज में कि क्या प्रॉब्लम है उनको। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में टिकट कटा और आप काका पर आरोप लगा करके कांग्रेस में आ गए, लेकिन उससे कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। आपके इलाके में बीजेपी तभी से कमजोर होने लग गई थी। चूरू की 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत पाई।
चूरू जिले की। हनुमानगढ़ की 4 में से बीजेपी 0, झुंझुनू की 7, हनुमानगढ़ में जीती है। हाँ, झुंझुनू की 7 में से 2, सीकर की 8 में से 3, यानी इस इलाके की 25 में से 6-7 सीटें ही सिर्फ बीजेपी जीत पाती है। तो बीजेपी तो पहले ही यहाँ कमजोर होने लग गई। देखिए, यही बात भारतीय जनता पार्टी का जो समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी। एमपी के इलेक्शन के बाद में तो समीक्षा बैठक हुई, पर एमएलए इलेक्शन के बाद कब समीक्षा बैठक हुई? क्या पूछा गया कि क्यों टिकटें इतनी हारी हम? किसने टिकट बांटी? कौन थे टिकट बांटने वाले लोग? क्या आपने एक भी सांसद से कंसिडरेशन भी किया? मैं सांसद हूँ, मेरे पिताजी सांसद रहे, हम पिछले 34 साल से उस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। आपने क्या हमसे पूछा एक बार भी आके? क्यों बीजेपी के कैंडिडेट हारे गए? क्यों लोगों ने रातों रात अपनी सीटें बदली अपनी? राजकुमार वर्मा जी चुनाव लड़ते थे रतनगढ़ से, सदार से भेजा गया। राजेंद्र जी खुद चुनाव लड़ते थे चूरू से, क्यों आए तारानगर? किससे पूछ के आए? क्या सोच के आए? किसको कॉन्फ्रेंस में लिया गया? ये तो पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, कितने आरोप लगे कि टिकटें बिकी। ये कुछ लोग तो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री मान के बैठ गए थे अपने आप को। रथ में कौन चलेगा, रथ का प्रभारी कौन रहेगा, टिकटें कौन बांटेगा, ये अनेकों इश्यूज रहे हैं। और इन इश्यूज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए था कि 200 सीटों के ऊपर बंटवारा कैसे हुआ और इन लोगों का क्या रोल है। इनके लोगों के कितने टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक मीटिंग्स में स्टेटमेंट्स इस बात के कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं, बैठे हैं। तो ये जब इस तरह की मानसिकता लेकर चलोगे तो ये जनता है जी, कब अपना मूड बदल लेती समझ में नहीं आता। बीजेपी 115 सीटें जीतकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन ये शेखावाटी और पूरा बेल्ट हाथ से चला गया। तो इसकी कभी समीक्षा बाद में चर्चा नहीं हुई कि हमें इससे हमने तो कई बार पार्टी को कहा था उस समय जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे कि मीटिंग तो बुलाइए, समीक्षा तो करिए, क्या कारण रहा। सबको पता है कि क्यों, कितने कैंडिडेट आपके इतने लो मार्जिन से जीते हैं और कितने कैंडिडेट आपके लो मार्जिन से हारे, वो क्यों हारे, वो क्या क्या समझौता हुआ। अलग अलग मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है जहाँ बोलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का इंटरनल मैटर है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म था वहां तो आपकी सुनी नहीं गई, आपको प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा। बिल्कुल, तभी ये रिजल्ट हुआ, तभी ये निर्णय निकल के आया। और हम गलत नहीं थे, हमें जनता का पूरा विश्वास था, हमने सही काम किया था और जनता ने अपना आशीर्वाद देकर राजस्थान की इस एरिया की 8 सीटें हम जीत के आए हैं। तो मैसेज साफ दिया है कि काका की थॉट की पॉलिटिक्स चलती नहीं है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी कि चूरू में सांसद कौन बनेगा, कोई काका नहीं करेगा। और आप तेज बोल के किसी की आवाज दबा नहीं सकते, मेरी तो स्पेशली दबा नहीं सकते। जिस तरीके में भी गिने चुने नेता होंगे जो एजुकेटेड हो, और राजस्थान में तो बेहद ही अंगुलियों पर गिनने लायक ही नेता है जो एजुकेटेड हो और उनकी एजुकेशन उनके एक्ट में भी झलकती हो। बहरहाल आप काका, उनके लक्ष्मण से आपकी लड़ाइयां चलती रहेगी, लेकिन सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि 4 मार्च को चूरू के सालासर में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर एक बड़ा आयोजन करवाया जाता है और पार्टी के भीतर एक बड़ी लॉबी जो आला कमान को ये कन्विंस करने में कामयाब रही कि कथित तौर पर जो चर्चाएं चलती है कि उनको साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, उसमें आप रूड़ा बन रहे हैं और वो कन्विंस करने में कामयाब रहे और वहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है। देखिए, मैं कोई महत्वाकांक्षी पॉलिटिशियन कभी रहा ही नहीं, न मेरे फादर रहे। हमें जब भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी सांसद के रूप में, हमने हमारा फील्ड पे 100% रिजल्ट दिया है। आपने कभी मेरे बारे में सुना भी नहीं होगा कि मैं कभी उस डिस्ट्रिक्ट में गया, कभी उस तहसील में गया, कभी मैंने जयपुर में कोई इंटरव्यू दिया, मैं कभी देता नहीं था। पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को समझते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने के अंदर अपनी मेहनत और ताकत लगाते हैं, फोकस्ड हैं। पार्टी की लीडरशिप जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हाईएस्ट ऑर्डर पे करते हैं। जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर उनका बर्थडे था और मुझे मेरी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार लगा कि हमें अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए। हमने एक अच्छा प्रोग्राम किया। हमारे पास पार्टी की कोई गाइडलाइन नहीं थी। अगर ऐसे कोई पार्टी में कौन किससे बात कर रहे हैं, फिर टिकट कटने लग जाएगी, तो फिर परफॉर्मेंस की जरूरत ही क्या है? क्योंकि पार्टी ने कहा था कि आपके इतने फेसबुक के मेंबर होने चाहिए, इतने आपके ट्वीट्स होने चाहिए, आपके इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी हर पोस्ट लगनी चाहिए। हर काम तो हम कर ही रहे थे ना। आपको इस यात्रा में जाना है, हम इस यात्रा में चले गए। आपको आज ये प्रोग्राम करना है स्वच्छता अभियान का, हम वो काम भी कर रहे थे। तो किसने कहा कि आपको इस प्रोग्राम में नहीं जाना? कोई अगर ऐसे किसी के मन में आ जाए और ऐसे कोई भ्रमित करने लग जाए, अगर पैमाना एक सांसद का किसी के प्रोग्राम में जाने से होगा तो मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो जनता ही फैसला करेगी। जनता ने हमें चुना है उनके दुख दर्द में, उनके इश्यूज को रेज करने के लिए। इसीलिए और देखिए, हम इशू वेस्ट पॉलिटिक्स करी। हमने फसल बीमा योजना आई, राजस्थान का टॉप में रहा चूरू और हिंदुस्तान में नंबर 2 नंबर 3 पे है। 1 साल से सरकार है भाजपा की राजस्थान के अंदर। 1 साल हो गया। 2023-24 का जो रबी का क्रॉप है उसका प्रीमियम की राशि किसान भर चुका है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूल में रहता है हमेशा, स्टेट गवर्नमेंट को अपना फंड रिलीज करना पड़ता है। पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार ने आज तक 1 साल ऊपर बीत चुका, 1.5 साल हो गया है, अपने हिस्से की प्रीमियम की राशि जमा नहीं करवाई। जाइए काका जी, मिलके क्यों नहीं आते? काका जी तो बड़े बड़े भाषण दिए आज तक, क्यों नहीं जाते किसानों के लिए? क्यों नहीं जाके किसान कोई एक कम्युनिटी तो करती नहीं है? पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र में 36 कौम किसानी में है। न किसान को बीमा मिल रहा है, न डीएपी टाइम पे मिली, एमएसपी को परचेज नहीं हो रही। कौन इन इश्यूज रेज करेगा? आप तो सरकार के हिस्सेदार में हो, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे आप तो इंजन से कूद के बाहर निकल के बैठ गए। अब बता ही नहीं रहे किसी को डबल इंजन है कि नहीं है। पिछले 9 महीने के अंदर मैंने पार्टी छोड़ी है, 9 महीने में एक भी मंत्री से मुलाकात इनकी हुई हो और इस इशू को रेज किया तो बताएं आप। करते ही नहीं, क्योंकि इनका कभी एजेंडा कभी रहा ही नहीं डेवलपमेंट का। मैंने यूं ही नहीं कहा था इलेक्शन में कि आप 35-34 साल एमएलए मंत्री रह लिए, एक बिग टिकट प्रोजेक्ट दिखा दो चूरू के अंदर जो आपके नाम पे आप लेके आए हो। मैं भारत सरकार से आयुष मंत्रालय का एक हॉस्पिटल लेके आया था। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जाके चूरू में देख के आना, इन काका जी ने अपनी इंटरफेरेंस करा के ऐसे कोने में वो हॉस्पिटल बना के दे दिया जहां पे एक ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहां पे। अपने 2 लोगों को ऑबलाइज करने के लिए ऐसे मोहल्ले में बनाया, क्योंकि चूरू शहर पूरा एक साइड में है और रोड साइड से निकल जाती हैं। सिटी के अंदर जाने के लिए अब गलियां रास्ता यूज करना पड़ता है। आयुष हॉस्पिटल की 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत थी। फर्स्ट लॉट में 4 निकल के आए, पूरे राजस्थान में एक चूरू में लेके आए थे हम। मेडिकल कॉलेज लेके आए, पहले लॉट में 5 आए, पहला चूरू का नंबर था। काका जी ने पत्थर तो इतना बड़ा लगवा दिया वहां पे अपना, पर पता कुछ होता नहीं है, न पता करना चाहते हैं। काम जो कर रहा है खराब कैसे करना है वो हमारे काका जी को पक्का पता है। और उस हॉस्पिटल के आप हालत देख के आओ, कोई नहीं जाता वहां पे। आयुष हॉस्पिटल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से बोलता है चूरू में, और उस कोने में बना रखा है, एक एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहां पे। चलिए, काका के प्रति यह आक्रोश और यहाँ तक की यात्रा, एक बार आपकी अर्ली लाइफ की ओर चलते हैं। 20 जनवरी 1977 को आपका जन्म होता है। कैसी बचपन कैसा रहा, स्कूलिंग कैसी रही आपकी? मेरी स्कूलिंग हॉस्टल में हुई है। मेरी मदर लॉयर थी, और लॉयर बाय प्रोफेशन लॉयर थी। उनकी इच्छा थी हम अच्छे स्कूलों में पढ़ें, और फादर भी लॉयर थे, तो मेरा स्कूल सारा हॉस्टल में निकला है। बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में मेरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, और फिर मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और बिजनेस करते करते पॉलिटिक्स में आ गया। बीकॉम की पढ़ाई भी कर रखी है और मैनेजमेंट की भी कर रखी है, तो पॉलिटिक्स को मैनेजमेंट करना भी सीख गए। देखिए, मेरा थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट है। मेरे को लगता है कि इकोनॉमिकल वर्ल्ड में अपन रहते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स की भी लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी आज की तारीख में व्यापार भी कोई भी आप डील करोगे, कहीं ना कहीं फिनेंशियल टर्म्स आते हैं, और हम फिनेंशियल वर्ल्ड में हैं। फिनेंशियल साक्षरता बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। तो मुझे शौक था, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में करी थी। आपके दादाजी आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया, किसानों के कई आंदोलन भी थे, उनसे जुड़े कुछ अनुभव आपको याद, क्या वो वाले अनुभव है जो दादाजी किस्से कहानियाँ सुनाते हो? देखिए, दादा मेरे बहुत विजनरी लीडर थे। मैं एक छोटी सी बात बता सकता हूँ जो मुझे आज तक, वो एक बार जब एमएलए बने थे 80 में, तो उनकी एक अच्छी आदत थी कि उस समय कम्युनिकेशन के साधन बड़े कम थे। तो दादा जी अपने हर 15 डेज में अपना एक पर्चा निकालते थे, जो पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए हॉट टॉपिक्स के ऊपर उनका व्यू पॉइंट्स होते थे उसमें, और उसको 15 दिन में सेलिब्रेट करते थे, जहां वो अपना व्यू पॉइंट, अपना माइंडसेट, या जो भी चैलेंजिंग इशू सोसाइटी में आ रहे हैं उनके बारे में बोलते थे। हर विधानसभा के सत्र के बाद में वो अपनी पुस्तिका निकालते थे, जिस पुस्तिका में जो भी कार्रवाई हुई विधानसभा की, जो भी इशू उन्होंने रेज किए, उसको टाइपिंग करते थे। अनीता प्रिंटिंग प्रेस हमारे राजगढ़ में हुआ करती थी, वो मेरे दादाजी का परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को टाइपिंग करने का प्रोत्साहन था। तो मेरे को लगा कि 1980s के दशक में भी पब्लिक तक आपकी प्रोसीडिंग्स जाए कैसे। उस ज़माने में तो न टीवी थे न मोबाइल था, तो उनका ये मुझे बड़ा इनोवेटिव आइडिया लगा। आज भी मेरे पास काफ़ी बुक्स उनकी पढ़ी हुई हैं। अपनी हर कार्रवाई को लेके आना विधानसभा से, फिर प्रिंट करवा के, किताब छपवा के, और गांव-गांव में बंटवाना, बहुत इनोवेटिव उनका माइंडसेट था। विजनरी थे, अपनी वीकनेसेस को भी जानते थे, और पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए राजनीति करी। एक टाइम था जब मेरे फादर ने और दादा ने दोनों ने साथ इलेक्शन लड़ा, दोनों इलेक्शन हार गए थे हम, फिर भी हम टिके रहे पॉलिटिक्स में। एक ऐसा वक्त था जब हम 15 साल लगातार एमएलए इलेक्शन हारे,
पर हम फिर भी हम टिके रहे फील्ड के अंदर, लोगों के बीच में रहे और आज आपके सामने 7वीं बार का सांसद बैठा है। ये कसवा परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सियासत में एक्टिव है। दीपचंद कसवा आपके दादाजी का नाम। 1945-46 में आज़ादी से भी पहले एक किसान आंदोलन होता, कांगड़ा किसान आंदोलन, जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बीकानेर रियासत के कई दूसरे आंदोलन भी उन्होंने भाग लिया था और बाद में शायद गांव में स्कूल खोली थी। हाँ, वो टीचर थे। बाद में आज़ादी के बाद में गांव में ही स्कूल खोल करके खुद ही उसमें टीचर भी बन गए थे। किसान आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया। राम सिंह कसवा से लेकर राहुल कसवा तक, तीसरी पीढ़ी तक किसान आपके अपनी पूरी एजेंडे के सेंटर में होता है। मौजूदा वक्त में किसान आंदोलनरत भी है। किसानों की स्थिति, आपके दादा ने को भी आंदोलन करना पड़ा और आपको भी किसानों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। आज़ादी के 75 साल बाद किसानों की ये स्थिति, क्या वजह मानते हैं? देखिए, दादा के समय पे परिस्थितियां अलग थी। हम उस समय जो समाज के अंदर जो ज़बरदस्त कमियां थी, जहाँ पीने के पानी के लिए लोगों को लड़ना पड़ता था, जहाँ आप बराबर में बैठ नहीं सकते थे, जहाँ समाज के अंदर जो गैप था बहुत ऊंचा था, छोटे का बड़े का, ऊंचे का नीचे का, अमीर का गरीब का, उस गैप को मिटाने के टाइम हम लड़े। क्योंकि देखो, आज़ादी के टाइम के बाद में राजस्थान की परिस्थितियाँ अलग रही हैं। लोगों का कुएं में पानी है तो फिर पानी नहीं पी सकते आप, फसल है, लगान भर भर के लोग मर जाया करते थे। तो वो लड़ाइयों के लिए दादा जी ने शुरुआत करी थी। और जाट कॉलेज आंदोलन हुआ था शायद उस समय, लगान को जमींदारों ने 20 गुना कर दिया। हाँ, तो उसमें 7-8 आदमी थे मेरे दादा वगैरह, इसमें दो लोग एक्सपायर हो गए थे। कांगड़ की है ये बहुत बड़ी एक उनकी हिम्मत थी और उनका हौसला था कि वो हरियाणा के जाट कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, वहाँ से चल के आए, बोले नहीं हम लड़ेंगे। और काफ़ी गांव के अंदर लोगों में हुआ और उनको ताम्रपत्र भी मिला भारत सरकार से। और आज की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो डिफरेंट लड़ाई है। मैं आपका जब बीजेपी में रहते हुए भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो आपका किसानों के बाद सबसे ज़्यादा ना सड़क पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आपके सोशल मीडिया कैंपेन में देख सकते हैं कि ये सड़क लाए, वो सड़क लाए, फलां सड़क लाए, फलां जगह की सड़कें स्वीकृत हुई है। लेकिन अभी ताज़ा जिस लड़ाई की बात की, काका के लक्ष्मण से आपकी लड़ाई हो जाती है, वो भी किसी सड़क के मुद्दे पर ही हो जाती है। लेकिन बीजेपी तो खुद की पीठ थपथपाती है कि हमारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल लेवल का। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी देखो, सड़कों का जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब देश में 91,000 किलोमीटर के लगभग का नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क था और अब इन पिछले 11 सालों में ये बढ़कर 1,47,000 किलोमीटर हो गया है। तो करीब करीब हम 55-60,000 किलोमीटर सड़क जोड़ पाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सड़कें NH की बनी हैं, आज स्टेट लेवल की भी सड़क खूब बन गई हैं। मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज ऐसे कोई सड़क नहीं है जो किसी भी शहर से निकलती हो, वो 7 मीटर या 10 मीटर चौड़ी रोड सड़क नहीं हो, एक खड्डा नहीं मिलेगा उसको, सब में अच्छे। क्योंकि स्टेट की सड़कों का बहुत बड़ा जाल है देश भर में और नेशनल हाईवे उसका 1% हिस्सा भी नहीं है। हम शायद टोटल नेटवर्क ऑफ रोड्स इन हिंदुस्तान में है तो नेशनल हाईवे 1.2 या 2% होगा मेरे ख्याल से। तो वो भी खूब अच्छा हो गया और ये भी खूब बड़ा है, पर उसकी क्वालिटी पे। और मेरा ये मानना है एज अ पर्सनल, जब मैं सांसद बना था, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट पब्लिक अपने आप कर लेगी। इसलिए मैंने 3 नेशनल हाईवे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले आ पाए और एक का 4 लेनिंग का काम भी चल रहा है। और हमने बाकी स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स को भी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, काफ़ी फोकस वे में हमारे पास में एक विजन डॉक्यूमेंट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HSCs के ऊपर फोकस कर रही है, हाई स्पीड कॉरिडोर्स के ऊपर। उसमें मैंने मेरे चूरू के लिए प्लान कर रखा है कि कहाँ से कौन कौन से नेटवर्क आ सकते हैं। राजस्थान में 2 कॉरिडोर सैंक्शन हुए थे, अमृतसर से जामनगर जो बन चुका है और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर था भटिंडा से अजमेर जो कम्प्लीटली मेरे हिस्से से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरता है। 2018-19 से ही हम इसके पीछे पड़े हुए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत जल्द सैंक्शन कर देगी। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने के बाद में मेरी लोकसभा क्षेत्र में और भी इन्वेस्टमेंट्स आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। नेटवर्क पे मेरा फोकस है, ऐसे ही टूरिज्म पर्पस से भी, क्योंकि सालासर बालाजी मेरे यहीं पे है और खाटू श्याम जी बहुत बड़ा मंदिर है हमारा। देशनोक के अंदर हमारे देशनोक में हमारा करणी माता का बड़ा मंदिर है। मुकाम में हमारे विष्णुई समाज का बहुत बड़ा मंदिर है। तो हमने सरकार से अभी इसका ही प्रस्ताव दे रहे हैं हम अभी कि रिंगस, खाटू श्याम जी, सालासर, डूंगर बालाजी, मुकाम होते हुए देशनोक तक का ये पूरा एक कॉरिडोर
टूरिज्म के पर्पज से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि जितने भी श्रद्धालु आएँ, ये मेन रोड यूज़ करते हैं तो उस समय पीक टाइम पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। सालासर के पास में, खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में हाईवेज चौक हो जाते हैं। तो टूरिज्म के पर्पज से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम टूरिज्म के अंदर आने वाले समय में 6600 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे हिंदुस्तान में। तो मेरा फोकस ये है कि मैं मेरी लोकसभा में क्या लेके आऊँ। मैंने सुना है कि आपने अभी डेथ की बात की पीक टाइम में, मैंने सुना है कि आप जितने भी सड़क हादसों से डेथ होती है, एक एक डेथ का आंकड़ा रखते हैं और उसका फिर एनालिसिस करके सोचते हैं कि यहाँ डेथ ज़्यादा हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, एज ए सांसद के रूप में हम एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पब्लिक को हम जाके गांव में जाके कोई 5 लाख 10 लाख का अनाउंसमेंट तो कर नहीं सकते। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल 11 साल से आई है, एमपी कोटा तो 1 रुपये बढ़ा नहीं है। जो 15 साल पहले एमपी कोटा था 5 करोड़ रुपये, आज भी वही कोटा है। 15 साल पहले 2-2.5 लाख में कमरा बन जाया करता था स्कूल का, आज कमरा बनता है 10 लाख रुपए में। तो अमूमन मुझे देखा जाए तो 5 करोड़ रुपए मुझे मिलते हैं काम एमपी के रूप में। मेरे पास 425 पंचायतें हैं लगभग। इतना ही तो राजस्थान में एमएलए को मिलता है। नहीं, एमएलए को मिलता है एक तहसील के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 है, तो 40 करोड़ मिलने चाहिए। हाँ। तो मेरे को तो 1 लाख में मिलता है एक पंचायत का। अब 1 लाख रुपए में तो मैं क्या लेके आऊंगा? एक ट्रक ईंट का, शायद कुछ भी नहीं कर सकता मैं 1 लाख में। तो इसलिए डेवलपमेंट फिजिकल नहीं करा सकते हम, तो फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम का क्या फायदा लें। अब आपने जो बात कही, मेरे पास एक स्ट्रेच था NH 52 का, हरियाणा बॉर्डर से सालासर तक का। उसमें एक्सीडेंट बहुत होते थे, क्योंकि जो प्लानिंग स्टेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो करते हैं, उसमें गांव 2 हिस्सों में है, तो न तो उसके लिए VUP बना रहे हो, न CUP बना रहे हो। गांव वाला क्रॉस करता है या भेड़ बकरी लेके अपना आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो हमने जॉइंट सर्वे किया, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं खुद था, मेरे NHI के ऑफिसर्स थे, मॉर्थ के अधिकारी थे, DTO के ऑफिसर्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे। हमने कंबाइंड 175 किलोमीटर सर्वे किया 2022 में। हमने 16 पॉइंट्स के ऊपर आइडेंटिफाई किया कि ये डार्क स्पॉट्स हैं। उस 16 के अंदर से हम भारत सरकार से 12 ROB सैंक्शन करा के ले आए 190 करोड़ रुपए के। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो 190 करोड़ रुपए लगने के बाद में रोड्स के ऊपर टोल डेथ्स, हमारी डेथ्स कम हो जाएंगी। एक्चुअली क्या, हमें कहीं ट्रेनिंग नहीं है, नहीं कोई हमें एजुकेशन है कि हमें हाईवे के साथ कैसे जीना है। हाईवे अपने हिसाब से चलता है, पब्लिक को भी जीना सीखना पड़ता है साथ उसके। आपको सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ रहती है, और मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि जब आपको सब्जेक्ट की पकड़ नहीं होती है, आपके इरादे कितने भी नेक हो, आपको छोटा से छोटा अधिकारी भी 4 एक्सक्यूज देकर के लौटा सकता है। आपको काम करवाने में ये जो नॉलेज होता है, इसका आपको रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट दिखता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी। आप अगर आप सही पॉलिसी को समझ लोगे, क्योंकि ऑफिसर्स पॉलिसी जब बना के भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो एग्जीक्यूटेबल कई बार नहीं होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा ट्वीक कर दी जाती हैं। तो एज ए MP हम ये देखते हैं कि आज सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई गई कि एक सांसद का एक आदर्श ग्राम बनना चाहिए, उसका एक प्रोग्राम बनाया गया। क्या वो एग्जीक्यूटेबल है? द आंसर इज नो, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसलिए आदर्श ग्राम कभी बन ही नहीं पाए, क्योंकि आदर्श ग्राम की जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, वो बनाया गया 27 करोड़ रुपए का, 22 करोड़ का, 25 करोड़ रुपए का। उस 25 करोड़ की फंडिंग को कहाँ से लेके आओगे? तो इस पॉलिसी में फंडिंग का प्रावधान ही नहीं था। क्या कहा गया कि आप नरेगा की, MP लेड की और गवर्नमेंट की विभिन्न टीमों को मिलाकर, स्कीमों को मिलाकर इसको यूज करो। तो सिस्टम ही नहीं है। पूरे चूरू जिले का 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 303 पंचायतें हैं। कैसे दे देंगे? एक पंचायत को कैसे 27 करोड़ रुपए दें? एक पंचायत को पैसा मिलता है 1 करोड़ रुपया नरेगा से। 25 से 40 लाख मिलते हैं SFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, और 15 लाख 10 लाख मान लो आप MP MLA कोटों को मिला के। 1.5 करोड़ की लागत का फंडिंग एक पंचायत में आता है। 27 करोड़ की DPR लेके बैठे हुए हो, 25 साल में पूरा नहीं होगा वो पंचायत, तो आदर्श कैसे बनेगी? तो ऐसे ये हम उन स्कीमों को देखते हैं अपने एजुकेशन नॉलेज से कि क्या ये एग्जीक्यूटेबल है। द आंसर इज ऑलवेज देयर कि नो, या कमियां हैं, उसको चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको एक चीज और, टाइम ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 4था फेज राजस्थान में लॉन्च, पूरे इंडिया में लॉन्च हुआ है। फेज गाइडलाइंस क्या कहती है कि 250 की आबादी से कम के जितने गांव हैं उनको जोड़ेंगे। अब मेरे चूरू जिले में तो एक भी गांव नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी गांव बहुत कम बचे होंगे। सब गांव में रोड बन चुकी है। हमें तो चाहिए कि पंचायत में और रोडें बनाई जाएं। मेरे जिले अकेले में 2000-2500 किलोमीटर की रोड की रिक्वायरमेंट है, कैसे पूर्ति करें? कोई प्रोग्राम ही नहीं है हमारे पास में।
तो योजना बन गई, अब वो पैसा राजस्थान में कभी यूज ही नहीं हो पाएगा। कोई इक्का दुक्का किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव रह गया, अलग बात है। अब 250 की आबादी के इस योजना को चालू हुए आज 26 साल हो गए। हम आज भी गांव की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लोग गांव में मल्टीपल कनेक्टिविटी मांग रहे हैं। आपने डामर की रोड एक गांव में लाके दे दी, पर उस गांव से निकलने वाली 4 रोड तो डामर की नहीं है ना। वो कैसे डामर की बनाए उसको? स्टेट के पास पैसा नहीं होता इतना। तो ऐसे स्कीम्स के ऊपर हम हमारा फोकस रखते हैं। 3.5 दशक से आपका परिवार चूरू पर राज कर रहा है, एक शब्द में। हम राज वर्ड अच्छा नहीं है, आप ये कहिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के 4 बड़े माइलस्टोन है 3.5 दशक की यात्रा में, जिसे आप गिना सके अपने पिता के कार्यकाल के दौरान का, राम सिंह कसवा जी के कार्यकाल के दौरान का, या अपने खुद के कार्यकाल? देखिए, मेरे फादर का सबसे बड़ा जो यूएसपी थी वो कनेक्ट विद द पीपल थी। और स्कीम्स के ऊपर मेरे फादर के टाइम पे 2 बड़ी स्कीम्स चली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आदरणीय वाजपेयी साहब के द्वारा मैं अच्छा गिफ्ट मानता हूँ सोसाइटी एट लार्ज के लिए। उस योजना से देश के गांव नहीं रहे, उनका परिवर्तन वहाँ से शुरू हुआ। मेरा ये पर्सनली मानना है और मैं इसको हमेशा खुल के बोलता भी हूँ। मेरे फादर, जब मैं एमपी बना 2014 में, वो योजना चालू हुई थी 98 में। मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में मुश्किल से 5 गांव थे जहाँ रोड नहीं थी, बाकी सब गांव में रोड थी। मैं जब एमपी बना उससे पहले मेरे फादर एमपी थे। 100% विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड थे। तो आपके 2014 एमपी बनने से पहले? हाँ, 100% मेरे गांव के 100% विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड थे। हम ढाणियों में लाइटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अब। तो बेसिक ढांचे पे फादर का बड़ा दिमाग था। फादर को रोड्स का बड़ा शौक था, इसलिए कि वो ट्रैवलिंग बहुत करते थे। तो हमने बेहतरीन इस्तेमाल किया PMGSY का और सभी गांवों को अच्छी तरह फादर को रोड में शौक था, इसलिए आपने उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली। देखिए, मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहा 1980s में, बल्कि मुझे खुद को बहुत बड़ा पैशन है और इसीलिए मैं पिछले 11 साल से लगातार भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट का सदस्य भी हूँ। मैं मेरे वर्क को बड़ा सीरियसली लेता हूँ और आई लव इट ऑल्सो। राजस्थान में जाट राजनीति एक बड़ा अहम रोल निभाती है और उसमें भी अलग अलग पावर सेंटर रहे हैं। मारवाड़ में परसराम मदेरणा जी एक बड़े पावर सेंटर रहे जाट पॉलिटिक्स के। नागौर में मिर्दा परिवार बड़ा पावर सेंटर रहा है। शीशा मोला जी शेखावाटी में एक बड़ा पावर सेंटर रहे हैं। मौजूदा वक्त में और विशेष तौर से कांग्रेस में आने के बाद में आप जिस तरीके से खुलकर खेल रहे हैं, क्या राहुल कस्वा और कस्वा परिवार जाट पॉलिटिक्स के एक नए पावर सेंटर के तौर पर देखा जाए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सोसाइटी कास्ट से बनी जरूर है, पर हम एक सांसद हैं और मैं 22 लाख लोगों का सांसद हूँ। मेरा कोई भी काम आपको किसी भी एक जाति के लिए नज़र नहीं आएगा। मेरी चलाई हुई 29 से 30 नई ट्रेन चलाई थी मैंने 5 साल में, 10 सालों में। उस 30 ट्रेनों में 36 कौम बैठती है। मेरे बनाए हुए हाईवेज है, मेरी कोशिश करी हुई पिछले 5 साल में तो पूरे राजस्थान के अंदर 19 से लेकर 24 तक खाली एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग सैंक्शन हुआ था, वो चूरू से लुधियाना सैंक्शन हुआ है। तो वो हाईवेज, वो रेलवेज, वो स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स, जो भी हमने काम किए हैं वो 36 कौम के लिए। मैं ये मीडिया का थॉट प्रोसेस है या उसको प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, मैं कभी इस किस्म की पॉलिटिक्स का शिकार न होता हूँ, मैं सोचता हूँ। मेरा ये मानना है कि हम इस पद पर हैं और जिम्मेदारी निभाएं और हमारा काम यूनिक होना चाहिए, वो हटके होना चाहिए। उसके लिए मेहनत भी हमें हटके ही करनी पड़ेगी। जाट राजनीति के नए क्षत्रप के तौर पर हनुमान बेनीवाल का एक ओपिनियन है जो अक्सर वो अपनी सभाओं में कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में जो नेता जाट नेता है, उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत हितों को साधा है, समाज का भला नहीं किया। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो किस संदर्भ में बोलना चाहते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे बड़ा प्राउड है कि 1977 से लेकर आज तक मेरे परिवार पर आज तक कोई भी, न तो कोई एग्जीक्यूटिव न कोई पब्लिक एट लार्ज ये आरोप लगा पाए कि भी हमने एक पैसा किसी का लिया हो आज तक। कोई ये कह दे कि भी MP कोटे से मैंने कभी किसी की कप चाय भी पी हो तो होता, तो फिर आप कांग्रेस में जाने की भी हिम्मत नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो एक न भी होता, वो मेरे लिए मेरे जीने मरने की बात थी, क्योंकि मैं एक, अगर 34 साल का एक सांसद भी न बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रजातंत्र हार जाता उस दिन अगर मैं चुप हो जाता था, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रह के जीतने वाले लोग थे और एक व्यक्ति के कारण पार्टी ने फैसला गलत लिया। मुझे तो बोलना ही बोलना था, चाहे मेरा कुछ भी होता। लोकसभा चुनाव में जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उसी के बाद एक लहर उठी
लहर उठी, बीजेपी के खिलाफ एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसे बीजेपी संभाल नहीं पाई, और वो बीजेपी जो 14 और 19 में राजस्थान में क्लीन स्वीप किया उसने 11 सीटें गंवाई। लेकिन पीसीसी चीफ से गोविंद सिंह डोटासरा, मोटा क्रेडिट उनके खाते में गया। उन्होंने जिस तरीके से पब्लिक कनेक्ट के लिए वो वीर तेजाजी महाराज के गानों पर जिस तरीके से डांस किया, तो क्रेडिट उनके खाते में गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद उपचुनाव हुए तो कांग्रेस उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रदर्शन आता है। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा एज अ नए लीडर के तौर पर जो तिलिस्म क्रिएट हुआ था वो टूट चुका है? क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, इलेक्शन चुनाव के परिणाम और लोकसभा को कंपेयर करके। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 1 साल से राजस्थान के पंचायती राज में, राजस्थान की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक भी पैसे की किस्त नहीं आई है। यूरिया की डीएपी सप्लाई पूरे राजस्थान में डिस्टर्ब रही। स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी की परचेज के ऊपर बातें करती है। राजस्थान के चूरू के एग्जांपल दे रहा हूँ, मूंग की परचेज का पोर्टल 2 दिन में बंद हुआ। 25% बुआई एरिया की परचेजिंग करनी थी। चूरू जिले में 3 लाख टन की प्रोडक्शन थी। 70 से 75 हज़ार टन मटेरियल खरीदना चाहिए था गवर्नमेंट को। 11,000 टन पे पोर्टल बंद कर दिया, लोग रोते रह गए। आप बीमा की किस्त भर नहीं पा रहे हो, उसके बाद भी आप जीत रहे हो, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। जनता क्या सोच के वोट दे, जनता का जो भी जनता ने वोट दिया हमें वो सर माथे मेरे स्वीकार है। तो मैं तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करोगे, इज अ टोटल फेलियर एंड इफ देयर इज आल्सो विनेबिलिटी, तो शायद वो हमारे लिए चिंता का विषय है कि ये हम जा कहाँ तरफ रहे हैं। क्योंकि अगर सरकारें परफॉर्म नहीं करती थी तो रिजल्ट से सरकारों को जिताया जा सकता था। आज परफॉर्मेंस 0 है आपकी। आप एक म्युनिसिपैलिटी में भी आप चले जाकर बता दो कि भाई राजस्थान की इस म्युनिसिपैलिटी में पिछले 1 साल से बजट आया कि नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जा रहे हैं। आज चूरू जिले अकेले में 1700 रूम की रिक्वायरमेंट है। पीएम स्टार्स की स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है, जहां स्कूल रूम्स बनाना, बाउंड्री वॉल्स बनाना, टॉयलेट्स बनाना, आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने प्रस्ताव बना के नहीं भेजा है दिल्ली के अंदर। मेरे जिले अकेले में 1600 प्लस कमरों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन परफॉर्मेंस अगर गवर्नमेंट का कमजोर भी रहता है तब भी इस तरीके के रिजल्ट आएंगे तो फिर कांग्रेस के परफॉर्मेंस को भी अच्छा नहीं माना जा सकता। और 28 में अगर कांग्रेस को कमबैक करना है तो मौजूदा वक्त के अगर स्टेट लेवल के लीडर्स को देखें, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, किनके हाथों में कमान देनी चाहिए? और क्या सचिन पायलट को 2013-14 की तरह वापस कमान आपके हिसाब से देनी चाहिए, जिन्होंने 21 से 100 तक की यात्रा की? मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए मेरे को नहीं बोलना चाहिए। मैं पार्टी में बिल्कुल नया हूँ। मैं अशोक गहलोत साहब से मिला हूँ। मुझे उन्होंने बहुत वेलकमिंग वे में मेरे को बड़ा, मेरे फादर के साथ रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद भी दिया, मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया है। मैं सचिन भाई साहब भी मिला हूँ। अच्छा, मेरे पास इलेक्शन टाइम में उनका कई बार फ़ोन आया, उनका भी बड़ा कॉपरेशन रहा है। डोटासरा साहब की प्रेसिडेंटशिप के ऊपर मैं जितना बोलूँ उतना कम है। उन्होंने एक बड़े लीडर की भूमिका निभाई है जो पॉलिटिक्स में हर कोई निभा नहीं सकता। सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। टाइम आएगा, हम एक टीम के रूप में, हमारा काम है जनता को बताना कि गवर्नमेंट का फेलियर क्या है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि गवर्नमेंट पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना चाहेगी। बेसिक जो इंपॉर्टेंट मुद्दे जिनके लिए राजनीति में, प्रजातंत्र में वोटिंग होती है, जिसने प्रजातंत्र बनाया गया था, आज वही चीज हाशिए पा खड़ी हो गई है। आप कुछ करो या मत करो, फिर वोट पड़ जाएगा तो कौन अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद पब्लिक के सवाल लेंगे। भजनलाल सरकार का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय 1 साल पूरा हो रहा है, 10 में से कितने नंबर देंगे और किस रूप में देखेंगे इसे 1 साल के कार्यकाल को? देखिए, मैं तो ये मानूंगा, अगर डेवलपमेंट वाइज की बात करूंगा तो मैं तो कोई भी नंबर देना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। आज इन्वेस्ट इन राजस्थान का प्रोग्राम चल रहा है। चूरू के अंदर आपने क्या किया, चलो बताइए, मैं बताता हूँ आपको। चूरू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास गैस की पाइपलाइन जा रही है। गैस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। गैस बेस्ड इंडस्ट्री को लगाने का सबसे बड़ा प्रोग्राम चूरू में हो सकता था। न तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता था, न जयपुर की टीम को कुछ पता था, न आपने लोकल एमएलए एमपी साथ कोऑर्डिनेशन किया, न इंडस्ट्री की मीटिंग करी, न आपने इस एसेट को बेचा। जयपुर में, दिल्ली में जहाँ आप गए कि हमारी प्रॉक्सिमिटी जयपुर से दिल्ली से 200 किलोमीटर्स पे है, वी हैव द बिगेस्ट गैस पाइपलाइन पासिंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कर पाए आप? तो इन्वेस्ट इन राजस्थान भी कुछ नहीं है, कट कॉपी पेस्ट है, वो रिजल्ट निकल के आने वाला है। और सबसे बड़ा, मेरे पास झींगा मछली पालन का सबसे बड़ा प्रोग्राम था चूरू के अंदर।
श्रिम्प फार्मिंग, जो हिंदुस्तान 40,000 करोड़ का झींगा विदेश बेचता है, चूरू इनलैंड फिशरी में नंबर 1 पे आ सकता था। हम किस लिए मर गए? क्योंकि हमारी बिजली की रेट वो है, उसकी 1/3 रेट हरियाणा में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में। हम कंपीट ही नहीं कर पा रहे। 150 प्लांट हमारे बंद हो गए। तो आप जो एग्जिस्टिंग हमारा जॉब क्रिएट करने वाला ये इंडस्ट्री लगती, उसको तो मार दिया गया। आप नई इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हो। तो मैं तो इन्वेस्टमेंट्स, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करूंगा तो मैं मानूंगा कि बिल्कुल जीरो है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात करूँ, 4 दिन पहले रतनगढ़ में 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई सुनार के घर के ऊपर। आए दिन चोरियां, आए दिन लॉ एंड ऑर्डर अपने सबसे वीक पॉइंट पे चल रहा है। तो मेरे को तो लगता नहीं कि सरकार में कुछ किया है। बहुत कुछ करना है इनको। कब करना शुरू करेंगे, जनता इस चीज का इंतजार कर रही है कि ये शुरू कब करेंगे। 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? मैं नंबर देना नहीं चाहता, मुझे लगता नहीं। दे आर नॉन स्टार्टर्स, अभी स्टार्ट ही नहीं गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ही अभी स्टार्ट नहीं हुई। गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट के कई मंत्री भी स्टार्ट नहीं हुए। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से गवर्नमेंट में होते हुए इनसाइड द गवर्नमेंट आउटसाइड द परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? देखिए, किरोड़ी लाल जी एक सीनियर नेता है और मेरे फादर के साथ में रहे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो हमेशा ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए नेता है। ऐसे लीडर्स की मैंने हमेशा रिस्पेक्ट करी है, क्योंकि जो पब्लिक की फीलिंग को समझते हैं, पब्लिक के पेन को समझते हैं। और बहुत सी ताकतें ऐसी लगी हुई हैं जो इस पब्लिक और लीडरशिप के कनेक्ट को ख़त्म करना चाहती हैं। दे वांट टू रिप्लेस इट। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन हमारी डेमोक्रेसी हार जाएगी। वो ग्रास रूट लेवल के नेता हैं। उन्होंने ज़िंदगी बर्ताव उम्र उसी में निकाली है और बेबाक बोलते हैं, और सरकार के परफॉर्मेंस से वो भी बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, अब कुछ पब्लिक के सवाल है जो जब हम यहाँ आ रहे थे तो उससे पहले पब्लिक से हमारे प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पंचायत पे सवाल पूछे थे। पब्लिक ने कुछ अपने सवाल, एक रणवीर जाट है, उन्होंने सवाल भेजा है कि फसल बीमा अभी बैंक 6ठा प्रीमियम काट रहा है, किसानों को मिला कुछ नहीं, सब नेता मौन है। मैंने आपको वही बात बताई थी, आपसे पहले बता चुका हूँ मैं कि 2023 खरीफ का पेमेंट हमारा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बीमा कंपनी ने 700 से 800 पटवार मंडल की शिकायत कलेक्टर को करी। कलेक्टर ने उसको खारिज कर दिया। बीमा कंपनी ने अपील कर दी स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान को। आज 1.25 साल हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई उसको रिजॉल्व करने के लिए। 2023-24 का बीमा तैयार है, बीमा कंपनी बीमा देने को तैयार है, और आज की तारीख प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिस्से के प्रीमियम की राशि जमा नहीं करा रखी। 2021 का खरीफ का प्रॉब्लम चल रहा है चूरू जिले का। 725 करोड़ का हमारा क्लेम था, जो 250 करोड़ ही मिला। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि पैसा देना पड़ेगा बीमा कंपनी को क्रॉप कटिंग के आधार से। उसके बावजूद भी दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं 4 चक्कर लगा चुका हूँ पिछले 6 महीने के अंदर। कभी इस डॉक्यूमेंट की कमी है, कभी उस डॉक्यूमेंट की कमी है। तो सरकार को लेना है फैसला। बीमा कंपनी को हम बिल्कुल मजबूती के साथ बात लड़ रहे हैं। मैंने मंत्री महोदय से मुलाकात मुझे करनी है, अधिकारी से मैंने दिल्ली मुलाकात कर ली, मैं जयपुर जाके आया हूँ, और आज की तारीख में स्टेट गवर्नमेंट को प्रीमियम जमा करना है। तो मैं भाई साहब को बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से की राशि भर देगी, उस दिन अपना बीमा आ जाएगा। ठीक है, हरिकिशन का सवाल है कि वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है? इसमें मेरी पार्टी का स्टैंड है, मैं उसी के साथ चलूंगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। एमडी नायला ने रोचक सवाल किया है कि बीजेपी छोड़ दी, क्या आरएसएस भी छोड़ दी है? देखिए, मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी हमें भैरव सिंह शेखावत जी ने ज्वाइन करवाई थी, और हम बीजेपी के अंदर 34 साल रहे हैं। और जो पार्टी के गाइडलाइंस थी, पार्टी की जिम्मेदारियां थीं, उन जिम्मेदारियों को मैंने हमेशा निभाया है। कभी भी मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बात कही थी और मैंने स्टेट अध्यक्ष को भी बात कही थी, मेरे कहीं काम में कुछ कमी है तो मुझे आप बताइए। मुझे बताया नहीं गया था, मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं बोला गया था, इसीलिए मेरा स्टैंड बदला है। अगर आज 34 साल के बाद में एक पार्टी के अंदर एक व्यक्ति को, जो मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री बना दो, मुझे संतरी बना दो, मुझसे बातचीत भी ना हो, मैंने उस दुख में वो फैसला लिया था। ओके, मतलब अब जो जहां हो उस नीतियों के साथ चलोगे और उसके लिए जिनको छोड़ना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हम यंग हैं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन यंग है, हमें डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। हमें जिस मकसद के साथ में डेमोक्रेसी देश में आई गई थी कि जनता के सुख दुखों के बारे में बात करते हुए डेवलपमेंट करना है, लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करना है, एक लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना रहे, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और मैं एक यंग पार्लियामेंट्रियन के रूप में मेरा फोकस वही रहेगा। अजय कुमार का सवाल है कि शेखावाटी शहीदों और सैनिकों का इलाका है, ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे
सैनिकों का क्या आपने साथ दिया और क्या आगे देंगे? बिल्कुल देंगे। मैंने तो यहाँ तक भी साथ दिया कि बीएसएफ के 639 हमारे ऐसे जवान थे जिन्होंने 10 साल का समय पूरा करने के बावजूद भी उनको पेंशन नहीं दी गई। पिछले 7 साल से उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ और हमने उस मुद्दे को जिंदा किया है और आज डीओपीटी के अंदर उस पोजीशन पे आ गया है कि शायद बीएसएफ के 639 उन जवानों को जो पूरे हिंदुस्तान के, जिसमें 62 ही सिर्फ मेरी लोकसभा क्षेत्र के किसान वो मेरे जवान हैं, जिनको अपनी पेंशन का हक जो लड़ते हुए उनको 15-15, 20-20 साल हो गए, उनको अपनी पेंशन मिल जाएगी। दिव्या राठौड़ का सवाल था कि चुनाव के बाद अब काका करने से काम नहीं चलेगा। किसानों के लिए क्या प्लान है, नहर का क्या प्लान है, कहां कहां पानी पहुंचाने की योजना है? सादुलपुर और तारानगर में पानी, पीने के पानी की काफी दिक्कत है। देखिए, मेरे को इसमें 2 मिनट का समय जरूर लगेगा। नहर का मुद्दा बेहतरीन है और भजनलाल की सरकार ने 1 साल पहले, आपको पता होगा, इसी के ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था कि हमने हरियाणा से बात कर ली है और भागीरथ का नाम दिया गया था। यमुना लिंक समझौता, जिसका पानी चूरू जिले के अंदर राजगढ़ तहसील में एक डिग्गी के मार्फत आना था, डिग्गी बननी थी और चूरू और झुंझुनू के 1 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई करनी थी और सीकर का पीने का पानी था। 1 साल हो गया है, एक पत्ता भी नहीं हिला आज तक। नहर का पानी कैसे आएगा, इसके ऊपर सरकार को अपनी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हम बारिश के एक्सेस वाटर को टैप करके ही सिंचाई में काम ले सकते हैं। उसी की योजना यमुना लिंक पानी है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट और लाने चाहिए थे। आपको 1 मिनट और लूँगा। पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर पे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कभी चेक करना? 0। एक सिंगल पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के नाम पे नहीं लगा देश के अंदर। न कोई नई नहरें बन पाई, न कोई नया कनाल बन पाए, न कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आ पाए। हम भाखड़ा का पानी यूज़ करते हैं, हम नदियों के जो नहरों का पानी यूज़ करते हैं, सब आज से 15 साल 12 साल पहले का स्ट्रक्चर इस कंट्री में खड़ा हुआ है। जहाँ पीने की पानी की बात कर रहे हो, जल जीवन मिशन राजगढ़ के अंदर डीपीआर बनी हुई थी। उस डीपीआर के अंदर एक्सेस डीपीआर की रिक्वायरमेंट है, जो फाइल चीफ इंजीनियर की टेबल पे पिछले 1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। और जल जीवन मिशन का तारानगर का टेंडर आज तक उठा नहीं है। 1 टेंडर उठा है, 4 टेंडर होने थे। चारों टेंडर पिछले 1 साल में 3 बार रीटेंडर में जा चुके हैं और अभी भी रीटेंडरिंग की प्रोसेस में है। बाकी पूरे जिले के अंदर जल जीवन मिशन का काम चालू है, जिसकी स्पीड बहुत स्लो है और क्वालिटी ऑफ वर्क में बिल्कुल भी दम नहीं है। एक और सवाल है, हालांकि ऐसे दर्शकों से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि अपना पूरा नाम लिखें, क्योंकि इनकी आईडी है सनातन सदा शाश्वत बना रहेगा। खैर, अपना नाम भी साथ में लिख ले, आईडी चाहे किसी भी नाम से हो। सुजानगढ़ में बीजेपी का चेयरमैन बनना था, लेकिन आपने पार्षदों को कांग्रेस ज्वाइन करवा के उनका बोर्ड बनवा लिया। ये क्या सवाल है? मैं तो बीजेपी में था, मैं तो जब चेयरमैन बने। और मैं मिनिमम मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोकल पॉलिटिक्स में, लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ ज़्यादा। मेरा जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं वहीं तक जाता हूँ। और सुजानगढ़ के लिए अमृत योजना के अंदर 225 करोड़ रुपये हम ही लेके आए थे और आपकी जो ये गिनानी, जिसका 12 करोड़ रुपये की लागत से लास्ट में हम लेके आए, जो हमारी प्रॉब्लम थी। कभी मैं इस पॉलिटिक्स का मैं कभी हिस्सेदार रहा नहीं हूँ, इनके पास इन्फॉर्मेशन गलत है। ओके, एक आखिरी सवाल है, जो यूज़र आईडी इनकी भी अलग ही थी, जिसकी वजह से नाम समझ में भी नहीं आया, कि जब आप बीजेपी में थे तब आप किसान आंदोलन के जो विरोध में बीजेपी बोलती थी उनके साथ में थे, अब आप कांग्रेस में गए तो कैसे सब बदल गया? देखिए, मैंने किसान आंदोलन के बारे में, मैंने उस समय भी, जो भी हम नॉर्थ इंडिया के एमपी थे, हमने पार्टियों की बात रखी थी। यस, एक पार्टी के बंधन में थे, उसके ऊपर हमारा पब्लिकली आना ठीक नहीं। हम अपने घर के अंदर हमने घर की बात कही है कि जनता में इसका आक्रोश है और जनता इसको बिल्कुल भी स्वीकार करने को किसान कम्युनिटी तैयार नहीं है। आज कांग्रेस में हैं, एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हर उस मुद्दे पे फोकस करेंगे जो मुद्दा देश के हित में ना हो और किसानों के हित में ना हो और मेरे क्षेत्र के हित में ना हो। मैं उसके हर मुद्दे पे अवश्य बोलूँगा और उन हर स्कीम के बारे में भी जरूर बोलना चाहूँगा जो स्कीम एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जहाँ पे स्कीमें लॉन्च हो जाती हैं पर आज तक जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। चलिए, आखिर में एक रैपिड फायर, जिसमें मैं कुछ नेताओं के नाम बोलूंगा और आपको उनका नाम जहन में आते ही पहला विचार क्या आता है वो बोलना है। बड़ा कंफ्यूजिंग करोगे। शुरुआत, देवेंद्र झाझड़िया। कुछ नहीं बोला। राजेंद्र राठौड़। सोच में बहुत परिवर्तन लाने की जरूरत है इनको। ओके। राहुल गांधी। मिलन साहब। इसके अलावा अशोक गहलोत।
मेरे को तो आशीर्वाद के बेटे ग्रुप में आशीर्वाद दिया, कोऑपरेट करते हैं, मुझे बहुत गाइड करते हैं, तो मैं तो उनको मेरा बहुत बड़ा वो मानूंगा। मैं राइट वर्ड तो क्या बोलूँ, पर मैं आपको मेरी बात बता चुका हूँ कि मेरे फादर के साथ रहे हैं, तो मुझे एक बेटे के रूप में हमेशा उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। हनुमान बेनीवाल, साथी हैं। हरलाल सहारण, काका के चुंगल से बाहर निकली है। ओके, सचिन पायलट, यंग है, हम उम्र हैं, और काफ़ी कुछ एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, और मैं भी काफ़ी कुछ सीखता हूँ। हरीश चौधरी, कोऑपरेटिव है मेरे साथ, अच्छा रहा उनका बिहेवियर हमेशा। एक सवाल भी आया था पब्लिक के सवालों में भी, हालांकि वो मैं सवाल ले नहीं पाया। उनका कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस के भीतर जाट लीडरशिप की अगर बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस हरीश चौधरी में कौन बेहतर है आपकी नज़र में, जो संगठनात्मक कौशल मैं रखता हो? मेरा आप लिटरली आप शायद आप क्वेश्चन गलत है या व्यक्ति सही नहीं है जिसके आगे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं लिटरली मेरा माइंड वर्क ही नहीं करता। संसद में आपके साथ ही एक नई पॉलिटिक्स दक्षिण राजस्थान शुरू की, राजकुमार रोत, अच्छा है, यंग है और पैशनेट है अपने काम के लिए। इसमें मेरा एक सवाल एड ऑन रहेगा कि उस इलाके में कांग्रेस ने कुछ समय गठबंधन किया, फिर गठबंधन से अलग हो गई। दक्षिण राजस्थान में एक कांग्रेस के लिए भी तो ये चेहरा चैलेंज के तौर पर है। मैं नो आइडिया, आपने मुझे पर्सनालिटी के बारे में पूछा, मैंने बताया। Okay. बिल्कुल नो आइडिया। किरोड़ी लाल मीणा, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं और जनता के हितों के लिए लड़ते आए हैं, और जो भी करेंगे बेबाक तरीके से बोलते हैं। भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ अभी करना है। वसुंधरा राजे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी पूरा परिवार उनकी बहुत इज्जत करता है। वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और डायनामिक पर्सनालिटी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, साथी हैं मेरे, रविंद्र सिंह भाटी, यंग है और मुझे लगता है ठीक अच्छा उनका ग्रोथ रहनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 1 घंटा तक चर्चा हुई है और 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है। आपने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और एक विशेष बात जो मैंने नोट की वो ये कि जात पात से जुड़े सवालों पर थोड़ा सा आप उसमें इन डेप्थ जाने से बचे हैं, डेवलपमेंट से जुड़े सवालों पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा की है। पॉलिटिकल पंचायत को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों ने पूरी चर्चा को सुना है, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर इसी तरह किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।